नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले बात हैदराबाद की। आजकल शहर में हर गली कूचे में तवील क़तारें देखने को मिल रही हैं। आवाम की एक बड़ी तादाद सुबह से शाम तक क़तार में लगे हुए हैं। ना ही फिर से नोटबंदी हुई है और ना ही वज़ीर आज़म ने कोई और धमाकेदार बयान दिया है, बल्कि इस मरतबा तेलंगाना हुकूमत ने यह कारनामा किया है। ऐलान यह था कि सैलाब से मुतासिर अफराद अपनी तफसीलात ई सेवा या मी सेवा में दर्ज करवाएं, जिसके बाद हकीकी मुतासरीन की जांच होगी और मुआवजा दिया जाएगा। याद दिला दें कि हुकूमत ने मुतासरीन को 10,000 रुपये देने का ऐलान किया था। ऐलान इसलिए हुआ था कि हालिया सैलाब में कई बस्तियों में पानी घुस आया था और कई मकान जुज़वी या पूरी तरह नुकसान से दोचार हुए थे। ये था उन खतारों का पस मंज़र। पिछले चंद हफ्तों से हुकूमत की ऐलान करदा रकम आवाम में तकसीम की जा रही थी। गलियों महलों में ये रकम कॉरपोरेटर्स और मकामी सरकारी अफसरान के ज़रिए तकसीम की जा रही थी, लेकिन इस तकसीम में भी ज़बरदस्त नाइंसाफ़ी की शिकायतें की गईं। कहीं 5,000 दिए गए और कहीं सिर्फ 3,000 पर ही इक्तफा किया गया। मकामी कायदीन ने अपने करीबी लोगों में यह रकम तकसीम कर दी। इस तरह ये 10,000 का मामला 10,000 शिकायतों का पिटारा बन गया, जिसके बाद हुकूमत ने यह ऐलान किया कि लोग अपनी तफसीलात मी सेवा पर दर्ज करवाएं। ये ऐलान तो गोया नोटबंदी जैसा ही साबित हुआ। अचानक शहर में हर ई सेवा और मी सेवा सेंटर पर लंबी कतारें लग गईं। लोग सुबह 6 बजे से ही उन सेंटर्स पर खड़े हुए नजर आए। दिन भर भी यह कतारें देखी गई, बल्कि शाम 7 बजे तक भी इस तरह की कतारें देखी गईं। जमा होने वाली भीड़ को संभालने के लिए तकरीबन हर जगह पुलिस जवानों को मुतय्यन किया गया। फिर भी आवाम का हुजूम आपे से बाहर ही नजर आया। हुकूमत के ऐलान से सिर्फ ये हुआ कि जो आवाम और भीड़ महलों और गलियों में जमा हो रही थी, वो मी सेवा सेंटर्स पर मरकूज हो गई और वक्त पर रजिस्ट्रेशन ना होने की सूरत में कई जगह आवाम की भीड़ बरहम भी हो गई। क़तार में ज़्यादातर ख़वातीन की तादाद देखी गई। ख़वातीन ने हुकूमत और इंतज़ामिया को जमकर कोसा और इस बदइंतज़ामी के लिए हुकूमत को ज़िम्मेदार करार दिया। कई जगह आवाम ने यह शिकायत की कि इब्तिदा में जिन अफराद को रकम दी गई वो तो असल में मुतासरीन थे ही नहीं, बल्कि मकामी कायदीन और कॉरपोरेटर्स के करीबी अफराद थे या उनके जानकार थे, और हकीकी मुतासरीन जिनका सामान तबाह हुआ, मकान ख़राब हुए, हुकूमत की ऐलान करदा रकम से महरूम ही रहे। कई जगह पर अवाम ने यह भी कहा कि अब बल्दी इंतखाबात में वो हुकूमत से इस बद इंतज़ामी का बदला लेंगे। इस सारे हंगामे के दौरान अचानक ये हुआ कि ई सेवा के सर्वर जैम हो गए, जिसने अवाम को मज़ीद बरहम कर दिया। कई लोग घंटों सर्वर के ठीक होने का इंतज़ार करने लगे। 18 नवंबर की शाम तक भी यही सूरत हाल रही। अवाम की एक बड़ी तादाद देर शाम तक भी कतारों में खड़ी रही। अब इस सूरत हाल का एक और पहलू भी देख लेते हैं। दरअसल किसी ने ये बात फैला दी कि हुकूमत हर घर के लिए 10,000 की रकम दे रही है और ये बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र हो रहा है, जिसकी वजह से लोग कतारों में लग गए। फिर यह भी है कि कुछ अफराद सिर्फ लालच की बुनियाद पर कतारों में हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कई मकामात पर ऐसे अफराद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंच रहे हैं जिनके मकानात सैलाब की वजह से मुतासिर हुए ही नहीं थे, बल्कि उनके इलाकों में सैलाब का कोई असर भी नहीं था। किसी का मकान दूसरी मंजिल पर है और कोई चौथी मंजिल पर रहते हैं, लेकिन फिर भी इस हंगामे में वो भी अपना आधार कार्ड लिए पहुंच गए, जिसकी वजह से अचानक मी सेवा सेंटर्स पर आवाम का हुजूम जमा हो गया। इस हमा तरफा हंगामे में बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क से कहा कि GHMC इंतखाबात और नताइज की इजराई तक सैलाब मुतासरीन के रजिस्ट्रेशन और रकम की तकसीम पर रोक लगा दी जाए। इस पूरे मामले की वजह से हकीकी तौर पर जो अफराद मुतासिर हुए हैं या जिनके मकानात पानी में डूब गए थे या जिनका सामान पानी में बह गया था, उन्हें इंसाफ मिलने या कुछ राहत मिलने के इम्कानात बहुत ही कम हो जाते हैं। इस सारे हंगामे में हकीकी मुतासिरीन ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं।
उत्तर प्रदेश में जराइम और इस्मत दरी के वाक़यात में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। नाबालिग, नौउम्र और अधेड़ उम्र की ख़वातीन भी खौफ के साए में ज़िंदगी गुजार रही हैं। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें इस्मत दरी मुतासरा ख़वातीन की फरियाद नहीं सुनी जाती और कई मामलों में निज़ाम से परेशान होकर वो खुदकशी भी कर लेती हैं। इसके बावजूद योगी हुकूमत और उनकी इंतज़ामिया कोई सख्त कदम नहीं उठा रही है। ताज़ा मामला ईटा का है, जहां 9 उम्र दलित लड़की इज्तिमाई अस्मत दरी का शिकार बनी और जब उसकी शिकायत लेकर थाना पहुंची तो उसे भगा दिया गया और दर बदर भटकने को मजबूर कर दिया गया। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल पर ईटा वाक़े के ताल्लुक से एक तफसीली रिपोर्ट शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि साबिक़ प्रधान और उसके 2 साथियों ने मिलकर लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी का वाक़या उस वक्त अंजाम दिया जब वो एक 6 साला बच्चे को बैतुल खला के लिए ले गई थी। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बैतुल खला के अंदर ही दलित बेटी को बदमाशों ने हवस का शिकार बनाया। वाक़े के बाद से मुतासरा लड़की और उसके घरवाले थानों के चक्कर काट रहे हैं। मुतासरा कुंबे का कहना है कि साबिक़ प्रधान राजीव, अनिल और आकाश ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ घिनौना काम किया। जब मुतासरा और उसकी मां थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने उसे भगा दिया। बादजा इंसाफ पाने की उम्मीद में मुतासरा अपनी मां के साथ अलीगंज पहुंची, लेकिन आला अफसरान ने भी उनकी बात नहीं सुनी और वहां भी मायूसी हाथ लगी। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट ओपी सिंह ने इस हादसे के ताल्लुक से कार्रवाई किए जाने की यकीन दहानी कराई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईटा का वाक़या जांच में दुरुस्त पाया गया है और मुलजिमीन के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। मुलजिमीन को भी जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अब बात कांग्रेस पार्टी में चल रहे कोहराम की। कांग्रेस को बिहार असेंबली इंतखाबात में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस बार पार्टी के सिर्फ 19 एमएलए इंतखाबात जीते हैं, जो पिछली बार 27 मेंबरान असेंबली से 8 कम है। ऐसे में पार्टी के अंदर ही अंदरूनी इख्तलाफात की सूरत हाल है। उधर कांग्रेस के रहनुमा पी चिदम्बरम ने बिहार इंतखाबी नताइज पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि कांग्रेस ज़मीनी सतह पर कहीं नहीं है। ये बात उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। चिदम्बरम ने कहा कि ज़मीनी सतह पर कांग्रेस की तंजीम कमज़ोर हो गई है, हर सतह पर खुद एहतसाबी की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी गैर गांधी को लीडर मुंतखब करने के बारे में अपनी पहली तरजीह वाज़े कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मिली तकरीबन 25 सीटें ऐसी थीं जिस पर 20 साल से बीजेपी या उसके इत्तेहादियों ने जीत हासिल की। कांग्रेस को उन सीटों पर इंतखाबात लड़ने से इनकार करना चाहिए था। अगर कांग्रेस ने यह काम किया होता तो नताइज मुख्तलिफ होते। पार्टी को सिर्फ 45 उम्मीदवार खड़े करने चाहिए थे। अब केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, मगरबी बंगाल और आसाम को देखना होगा कि वहां उसके नताइज क्या बरामद होते हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी और कर्नाटका के ज़मीनी इंतखाबात के नताइज से पता चलता है कि या तो ज़मीनी सतह पर पार्टी की तंजीम कहीं नहीं है या वो कमज़ोर हो गई है। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के लिए ये ज़मीन ज़रख़ेज़ थी। इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि हमें फतेह के इतने करीब आकर क्यों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और साबिक़ मरकजी वजीर कपिल सिब्बल के बयान के बाद पार्टी की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। कपिल सिब्बल पर निशाना लगाते हुए लोकसभा में मेंबर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर उन्हें कांग्रेस से इतनी ही परेशानी है तो वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएं या नई पार्टी बना लें। सिब्बल का नाम लिए बगैर रंजन ने कहा कि जो लोग कांग्रेस को नज़रअंदाज कर रहे हैं और शर्मनाक सरगर्मियों में मुलविस हैं वो पार्टी छोड़ सकते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोगों को लगता है कि कांग्रेस सही जमात नहीं है, वो अपनी अलग पार्टी बना लें या किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी के सीनियर कायदीन कांग्रेस में इस तरह की बयानबाजी ना करें और ना ही इस तरह के मामलात उठाएं। चौधरी ने कहा कि बिहार इंतखाबात से परेशान होने वाले कायदीन ने ज़मीनी सतह पर क्यों काम नहीं किया, उन्हें भी बिहार के इंतखाबात का हिस्सा बनना चाहिए। रंजन के अलावा छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा सलमान खुर्शीद समेत पार्टी के बहुत से रहनुमाओं ने कपिल सिब्बल के बयान पर तनकीद की है। बघेल ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामलात को अवामी सतह पर इस तरह नहीं बोलना चाहिए, ये पार्टी के मफाद में नहीं है। बता दें कि गुज़िश्ता दिनों अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि लोग कांग्रेस को एक मजबूत मुतबादिल के तौर पर नहीं देख रहे हैं। सिब्बल ने कहा था कि कांग्रेस ने न सिर्फ बिहार के इंतखाबात बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों में होने वाले ज़मीनी इंतखाबात को भी संजीदगी से नहीं लिया।
ये पहला मौका नहीं है जब सिब्बल ने पार्टी क़यादत पर सवाल उठाया है। इससे पहले भी सिब्बल, गुलाम नबी आज़ाद समेत 22 बड़े रहनुमाओं ने कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी को एक खत लिखा था, जिसमें कांग्रेस में गौर-व-क़ौस और क़यादत में तब्दीली की बात कही गई थी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नौजवानों से अपील की है कि वो आईनी इक़दार को मलहूज़ रखते हुए नए हिंदुस्तान की तामीर में हर मुमकिन ताउन करें। राजनाथ सिंह ने नौजवानों की तंजीम के ज़रिए यौम आइन से एक हफ्ता कबल आइन डे यूथ क्लब प्रोग्राम के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि नौजवानों के इस मुल्क में नौजवानों की ताकत को मुस्तहकम करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स, नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और रेड क्रॉस सोसाइटी जैसी बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म भी वक्तन फ़वक्तन तमाम यूथ तंजीमों से भी एक प्लेटफॉर्म पर आने, मुल्क और माशरे से मुतालिक उमूर पर लोगों में शऊर उजागर करने और एक नए हिंदुस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करने पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने आइन की इक़दार का जिक्र करते हुए कहा कि यह न सिर्फ हमारी रिवायत और सकाफ़ती विरसा है, बल्कि दुनिया के बहुत से हलकों के बेहतरीन नज़रियात का निचोड़ भी है। ये आइन पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की पहचान है। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की माशी जुबोहाली के पेश नज़र समझ में नहीं आता कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की हो रही है या जवाल हो रहा है। राहुल गांधी ने चाशुम्बे के रोज़ कहा कि मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP तो पहले से ही जवाल पजीर है और बेरोज़गारी आला सतह पर थी, लेकिन अब महंगाई भी आसमान छूने लगी है। बैंक मुसीबत में आ गए हैं और अवाम का पैसा बैंकों में फंस गया है। उन्होंने समाजी सूरत हाल के सिलसिले में भी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि समाजी इंसाफ जिस तरह से कुचला जा रहा है और उससे जो हालात बन रहे हैं, उन्हें देखते हुए अवाम का हौसला टूट रहा है, हुकूमत से उनका एतमाद उठ रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि बैंक मुसीबत में है और GDP भी, महंगाई इतनी ज़्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोज़गारी। अवाम का हौसला टूट रहा है और समाजी इंसाफ हर दिन कुचला जा रहा है। ये तरक्की है या जवाल? मुंबई हाईकोर्ट ने चाशुम्बे को 80 साल वरवरा राव को तलोजा जेल से मुंतकिल करके नानावती हॉस्पिटल में तिब्बी मायने के लिए दाखिल करने की इजाज़त दे दी। उन्हें रियासती हुकूमत के खर्चे पर दाखिल किया जाएगा और अस्पताल के क़वानीन के मुताबिक उनके अहल खाना को भी उनसे मिलने की इजाज़त होगी। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि खुसूसी मामले में रियासत के वज़ीर दाखिला की हिदायत के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को तिब्बी तहकीकात और इलाज के लिए नानावती हॉस्पिटल में 15 दिन के लिए भेजा जा सकता है। इस मामले पर अब 3 दिसंबर को समाअत होगी। रायू, जो फिलहाल भीमा कोरेगांव केस में कैद हैं, 2018 के आखिर से ही जेल में है। अदालत इसको मेडिकल रिपोर्ट्स जमा करना और मुतल्ला किए बगैर नहीं छोड़ सकती। इससे कबल मुंबई हाईकोर्ट को मंगल के रोज़ इस मामले पर समाअत करनी थी, ताहम तकनीकी मुश्किलात की वजह से जज वरवरा राव के तजुर्बेकार एडवोकेट इंदिरा जय सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाज़ेह तौर पर नहीं सुन सकते थे। इंदिरा जय सिंह ने इससे कबल इस्तेदा किया था कि NIA और जेल हुक्काम की जानिब से वरवरा राव की तिब्बी हालत से मुतालिक पेश की जाने वाली रिपोर्ट को आंखों पर पट्टी बांधकर पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि बातचीत सिर्फ 15 मिनट हुई, जिसमें वरवरा राव की एसाबी हालत का कोई जिक्र नहीं किया गया। इस साल सोने ने इन्वेस्टर्स को अब तक का 32% का रिटर्न दिया है। पिछले साल दिवाली पर यह आंकड़ा 21% का था, 21% का। 2020 में अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और कोरोना वैक्सीन की उम्मीद से सोने के भाव काफ़ी ऊपर नीचे हुए। चाशुम्बे को सोना वायदा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 50,475 फी 10 ग्राम पर बंद हुआ। रिटर्न्स के लिहाज से सोने ने इस साल दिवाली पर 9 साल का सबसे बेहतर रिटर्न दिया। 2011 में सोने ने इन्वेस्टर्स को 38% का रिटर्न दिया था। 2011 में दिवाली पर MCX फ्यूचर पर सोने का भाव 27,359 रुपये फी 10 ग्राम था, जो इस साल 50,679 रुपये फी 10 ग्राम रहा। इस लिहाज से सोने में इन्वेस्टर्स को बीते 10 सालों में 85% का रिटर्न मिला। इस साल अगस्त में कोरोना वैक्सीन की उम्मीद से सोने का भाव बढ़कर 56,191 पर पहुंच गया था, जो इसका हाईएस्ट लेवल था। बाजार में जानकार मानते हैं कि 2020 में कोरोना वबा, US चीन ट्रेड वॉर और क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को लेकर टकराव जैसे हालात बने, जिसके चलते सोने के भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। MCX पर दिसंबर में
डिलीवर होने वाले सोने की कीमत मंगल के रोज 0.02% की बढ़त के साथ 50,841 रुपये फी 10 ग्राम हो गई, जिसमें 8,460 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वहीं न्यूयॉर्क में सोना 0.17% की बढ़त के साथ 1,884.50 डॉलर फी आउंस पर कारोबार कर रहा था। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आज 5 करोड़ 61 लाख के करीब पहुंच गया है। 3 करोड़ 90 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। अब तक 13 लाख 46 हज़ार से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया में अब भी 1 करोड़ 56 लाख मरीजों से ज़ायद अफराद का इलाज चल रहा है। उनमें से 1 लाख से ज़्यादा मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने G20 के रुकन ममालिक से अपील की है कि वो कोरोना वायरस के तमाम मरीजों को इलाज और वैक्सीन देने के लिए 28 अरब डॉलर फराहम करें। गुतेरेस ने मंगल के रोज़ G20 ममालिक को एक ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं G20 से तरक्की पजीर ममालिक समेत जिन ममालिक में सेहत का निज़ाम और मईशत कमज़ोर है, उनके वास्ते कोविड-19 टॉल एक्सेलेटर और वैक्सीन और ज़रूरी तिब्बी अशिया तैयार करने के लिए 28 अरब डॉलर की माली मदद फराहम करने की अपील करता हूँ। उन्होंने G20 के मेंबर ममालिक से अपील की है कि वो तरक्की पजीर ममालिक को कोविड-19 बहरान से मौसर तौर पर निपटने और आलमी कसाद बाजारी को रोकने के काबिल बनाएं। इसके साथ ही उन्होंने टीका फराहमी में कौम परस्ती को तर्क करने की भी ताकीद की। काबिल ज़िक्र है कि G20 के रुकन ममालिक का इजलास 21 और 22 नवंबर को ऑनलाइन मुनक़िद होगा। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल में सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुंतकिल इख्तिदार से मुसलसल इनकार के संगीन नतायज बरामद होंगे। बाइडन पीर को रियासत डेलावेयर के शहर विल्मिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि इंतहाई सर्द मौसम आने वाला है। अगर सदर ट्रंप ने उनके साथ ताउन ना किया तो अमेरिका में कोरोना वबा के बाद मज़ीद अमवात हो सकती हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि आलमी वबा पर काबू पाने के लिए सदर ट्रंप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अब तक गोल्फ खेल रहे हैं और उनका यह इक़दाम समझ से बालातर है। नौ मुंतखब सदर ने कहा कि 2 करोड़ अमरीकियों को घरों की किस्तें अदा ना करने की वजह से छत छिन जाने का डर है। उनके बकौल लोगों की बेरोज़गारी इंश्योरेंस ख़त्म होने वाली है और किराए के घरों में रहने वाले अफराद किराया अदा नहीं कर सकते। जो बाइडन हुकूमत साजी की तैयारी में मसरूफ़ है और अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान, ट्रंप का इंतखाबी शिकस्त तस्लीम करने से इनकार, अमेरिका में कोरोना केसेस और अस्पतालों में मरीजों के दाखिले की शरह में हालिया हफ्तों में एक बार फिर इजाफा हुआ है, जिसे देखते हुए रियासतों के गवर्नर्स और म्यूनसिपल हुक्काम ने बाज़ कारोबारी सरगर्मियों को दोबारा महदूद कर दिया है। चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस को लेकर पोल खोलने वाली एक सहाफ़ी को जेल भेज दिया गया। वुहान में कोरोना ने सबसे पहले अपनी दहशत पैदा की और फिर पूरी दुनिया को इस वबा की गिरफ्त में ले लिया। 2020 के इब्तदाई महीनों में जनवरी और फरवरी में वुहान में कोरोना का सबसे ज़्यादा कहर था, जिसकी वजह से वुहान वायरस के नाम से भी पुकारा जाने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने वुहान में कोरोना की खौफनाक तस्वीर को दुनिया के सामने आने नहीं दिया, यहाँ तक कि वुहान इंतज़ामिया की तनकीद करने वाली एक 37 साला सहाफ़ी जैंग सान को जेल भेज दिया गया। जैंग गुज़िश्ता माह से ही सलाखों के पीछे हैं। अचानक उनके बारे में सोशल मीडिया पर बहस और तेज़ हो गई। वकील रह चुकी जैंग ने कोरोना की सूरत हाल को लेकर वुहान से रिपोर्टिंग की तो ये चीनी क़यादत को बर्दाश्त नहीं हो सकी। चीन नहीं चाहता था कि कोरोना की हौलनाक हकीकत को दुनिया के सामने रखा जाए, इसलिए गुमराहकुन मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में इसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अब इंतज़ामिया ने उसके मामले में अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। चार्जशीट में कहा गया है कि सांग ने गुमराहकुन और गलत खबरें फैलाई हैं। इल्ज़ामात के मुताबिक जैंग ने झूठ फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। चार्जशीट के मुताबिक अगर चीन जैंग पर यह इल्ज़ाम साबित करता है तो उसे 4 से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के नए केसेस 2 दिनों से कम होने के बाद उनमें फिर इजाफा हुआ है। हालांकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद बढ़ने का सिलसिला जारी रहने से एक्टिव केसेस की शरह मजीद कम होकर 5% हो गई है।
गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 38,617 नए केसेस आने से मुतासरीन की तादाद करीब 90 लाख हो गई है। कबल अज़ीं 15 नवंबर को 41,100 केसेस आए थे, लेकिन इसके बाद 2 दिन तक इसमें कमी आई है और 16 नवंबर को उनकी तादाद 30,548 और 17 नवंबर को 29,163 थी। मरकज़ी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में पूरे मुल्क में कोविड-19 के 44,739 मरीज सेहतयाब हुए हैं, जिससे एक्टिव केसेस 6,596 कम होकर 4,46,000 हो गए हैं। मजमूई तौर पर इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद बढ़कर 83,35,000 से ज़्यादा हो गई। दरिया असना मजीद 474 और मरीजों की मौत होने से हलाकतों की तादाद 1,30,993 हो गई है। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र अरविंद केजरीवाल हुकूमत ने शादियों में मेहमानों की तादाद 50 तक महदूद करने की तजवीज़ को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने मंजूरी फराहम कर दी है। एलजी की मंजूरी के बाद दिल्ली की शादियों में अब 50 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते। इससे पहले तक शादी की तकरीब में 200 अफराद शामिल हो सकते थे। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा था कि दिल्ली हुकूमत कोरोना के पेश नज़र शादी की तकरीब में मेहमानों की तादाद को 50 तक महदूद करने जा रही है और उसके हवाले से एलजी को तजवीज़ भेजी गई है। केजरीवाल की उस तजवीज़ को एलजी ने आज मंजूर कर लिया था। हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स को खोलना बहुत महंगा साबित हो रहा है। ताज़ा मामले में रेवाड़ी में मंगल को 5 सरकारी और 3 प्राइवेट स्कूल्स में 80 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतने ज़्यादा तुलबा के कोरोना वायरस से मुतासिर पाए जाने से ज़िले इंतज़ामिया और महकमे सेहत में खलबली मच गई है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने मुतासिरा स्कूलों को 15 दिनों तक बंद रखने और सैनिटाइज करने का हुक्म दिया है। तेलंगाना में कोविड-19 के 948 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,59,776 हो गई है। तेलंगाना में मुस्बित मामलात में कमी दर्ज की गई है। रियासत में बहसीत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,415 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 1607 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,45,293 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 13,068 है, जिनमें 10,710 मरीज घरों पर या फिर अस्पतालों में अलग थलग रखे गए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर का इंतबाह दिया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब जिस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं उसे देखते हुए क़तई ये महसूस नहीं होता कि हुकूमत दूसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रियासत में एक मरतबा फिर कोरोना के केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने एक मरतबा फिर आवाम से अपील की है कि वो हाथ धोने, मास्क पहनने और एक दूसरे से 6 फीट के फासले को यकीनी बनाए, ताकि रियासत को कोरोना की एक और लहर से महफूज किया जा सके। 23 से 29 अक्टूबर तक रोज़ाना औसतन 1153 वाक़यात दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन 30 अक्टूबर से यौमिया मरीजों की औसतन तादाद 1400 से तजावुज़ कर चुकी है और इसमें इजाफे का सिलसिला जारी है। डायरेक्टर महकमे सेहत आमा जी श्रीनिवास राव के मुताबिक दिल्ली और केरला में पिछले चंद दिनों के दौरान मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इन दोनों रियासतों में सबसे पहले इन्फेक्शन हुआ था। उन्होंने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि तेलंगाना में दूसरी लहर नहीं होगी। जब लोग कोविड के उसूलों को नज़रअंदाज कर देंगे तो हम दूसरी बल्कि मुतअद्दिद कोविड की लहरों को देखेंगे। महकमे सेहत ने आवाम को सर्दियों के मौसम में चौकन्ना रहने के अलावा सफाई, मास्क और माशराती फासले पर सख्ती से पाबंदी की हिदायत दी है, ताकि तेलंगाना में कोरोना की दूसरी लहर को रोका जा सके। उनके इस बयान से जाहिर होता है कि कोरोना की दूसरी लहर का खदशा है। ये इंतबाह दिया जा रहा है कि ख़ास तौर पर दूसरी लहर लोगों की लापरवाही की वजह से शदीद हो सकती है, यानी कि पूरी तरह से आवाम को ही उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया जा रहा है और मशवरे दिए जा रहे हैं। तेलंगाना में एक तरफ महकमे सेहत के अहदेदार कोरोना की दूसरी लहर के इम्कानात से चौकसी का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान रियासत में अलामात के बगैर यानी सिम्टम्स के बगैर कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद ने तशवीश में इजाफा कर दिया है।
बताया जाता है कि गुज़िश्ता 10 दिनों में रियासत में कोरोना के जो नए केसेस मंजर आम पर आए हैं उनमें अक्सरियत ऐसे मरीजों की है जिनमें कोरोना की कोई अलामात नहीं पाई गई। अलामात के बगैर कोरोना के मरीजों का पता चलाना टेस्ट के बगैर मुमकिन नहीं है। लिहाजा महकमे सेहत के ओहदेदारों को अंदेशा है कि ऐसे अफराद दूसरों में वायरस फैलाने का सबब बन सकते हैं और गैर अलामती कोरोना के मरीज रियासत में दूसरी लहर के जिम्मेदार होंगे। महकमे सेहत ने हालिया अरसे में कोरोना टेस्टिंग के साथ साथ अलामात और गैर अलामात वाले मरीजों का सर्वे शुरू किया था। 25 अक्टूबर तक 3 नवंबर ओहदेदारों ने नए केसेस पर खुसूसी तवज्जो दी, जिस पर यह हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ कि नए मरीजों की अक्सरियत में कोई अलामात नहीं पाई गई, यानी कोई सिम्टम्स नहीं थे। इस सूरत हाल में जहां अवाम हद से ज़्यादा लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं, वहीं हुकूमत भी इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि सैलाब के मुतासरीन की मदद के नाम पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अमल का जिस तरह से आगाज़ किया गया, उससे वाज़े हो जाता है कि हुकूमत इस वबा की दूसरी लहर से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां कर रही है। इस मामले में परेशान हाल लोगों को कसूरवार करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वो बेचारे परेशान हैं और 10,000 रुपये की माली इमदाद के लिए वो मी सेवा सेंटर्स के पास अपनी जान जोखम में डालकर कतारों में खड़े हो रहे हैं। यहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया गया है, लेकिन समाजी फासले की बरकरारी का कोई पासो लिहाज नहीं रखा गया। इस दौरान कतार में खड़ी एक खातून की मौत भी हो गई और आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की बिना पर आर्जी तौर पर इस पर रोक लगा दी। इस दौरान ताज़ा तौर पर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से ग्रेटर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात के ज़िमन में डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट कोविड-19 के कवायद में तरमीम करते हुए अहकाम जारी किए गए। सरकारी अहकामात के मुताबिक समाजी, तालीमी, खेल, तफरीह, तहजीबी, मजहबी, सियासी तकारीब में लोगों के जमा होने के लिए 100 अफराद के जमा होने की इजाज़त जारी की जा चुकी है। कंटेनमेंट जोन्स के अलावा दीगर इलाकों में 100 से ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं, लेकिन एहतियाती इक़दामात को लाजमी करार दिया गया। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हुकूमत किस हद तक संजीदा है। क्या दूसरी लहर से निपटने के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा? ये सवाल इसलिए भी पैदा होता है क्योंकि गांधी हॉस्पिटल को नॉन कोविड मरीजों के तिब्बी खिदमात के लिए बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। गांधी हॉस्पिटल रियासत का वो पहला मुकम्मल कोविड मरीजों के लिए मख्तस करदा हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में नॉन कोविड मरीजों के लिए इन्हें खोल दिया जाएगा तो क्या कोविड के मरीज खानगी हॉस्पिटल से रुजू होंगे? वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने नवंबर के अवाइल में कहा था कि हुकूमत आने वाले महीनों में कोविड की दूसरी लहर पैदा होने के पेश नज़र हंगामी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, एक तरफ वजीर का ये बयान और दूसरी तरफ ज़मीनी सूरत हाल को देखते हुए अंदाज़ा होता है कि हुकूमत किस हद तक तैयार है। बहरहाल इन हालात में CCMB के डायरेक्टर राकेश मिश्रा का ये बयान काबिल फ़िक्र है, जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरी लहर इंसानी तर्ज अमल की वजह से ही है या ये कहीं भी हो सकती है और हिंदुस्तान भी इससे एग्जेम्प्टेड नहीं है। इसलिए बेहतर है कि अवाम अपनी हिफाजत आप करें, वरना उन्हें इस वबा की दूसरी लहर की जद में आने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि हुकूमत सिर्फ वाज़ो नसीहत ही कर सकती है, जिसका मुशाहिदा पहली लहर के दौरान किया जा चुका है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली सेल्फ कोविड टेस्ट को मंजूरी दे दी है। पहली सेल्फ कोविड टेस्टिंग किट को, इस किट के जरिए घर पर कोरोना का टेस्ट किया जा सकता है। इससे सिर्फ 30 मिनट में रिजल्ट मिल सकता है। US FDA की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इस सिंगल यूज टेस्ट किट को लुकेरी हेल्थ ने तैयार किया है। इसका इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जा सकता है। इस किट के जरिए खुद नाक से स्वैब सैंपल लेकर टेस्ट किया जा सकता है। US FDA के मुताबिक 14 साल या इससे बड़े लोग इस किट के जरिए कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं। US FDA के कमिश्नर स्टीफन हॉर्न ने कहा कि अभी तक घर जाकर कोविड-19 टेस्ट का सैंपल लिए जाने की इजाज़त थी, जिसका रिजल्ट बाद में आता था। ये पहली ऐसी किट है जिसका इस्तेमाल खुद ही किया जा सकता है और ये घर पर ही रिजल्ट दे देती है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।